अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हमारा लेक्चर जो है वो लेसन नंबर 18 से स्टार्ट हो रहा है। आई होप कि आपको प्रीवियस लेक्चर्स भी समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर की वीडियोस नहीं देखी तो वो भी जाके देखें, क्योंकि उसमें भी मैंने आपको सारे कंसेप्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। जो चीज़ें आपको नोट से समझ नहीं आती वो मैंने आपको अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ऑल्सो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये वाला जो लेसन है 18 वो फंक्शनलिज्म एंड इंटरेक्शन इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के बारे में है। हम लोग बेसिकली सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी जो है वो पूरे कोर्स में हमें सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग ही मिलती है कि किस तरह से हम जो है वो लर्न कर सकते हैं, कौन से ईजी वेज़ हैं जिनको हम फॉलो करके जो है वो लैंग्वेज सीख सकते हैं। फ़र्स्ट लैंग्वेज क्या है, सेकेंड लैंग्वेज क्या है, तो इनमें हमें ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब जो है सबसे पहले फंक्शनलिज्म। अब यहाँ पे जो है वो फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इनपुट एंड इंटरेक्शन मिल जाएगा इन सेकेंड लैंग्वेज में। ठीक है, आपको इनपुट एंड इंटरेक्शन इन फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन मिल जाएगा, फाइंडिंग्स मिल जाएंगे रेलिवेंट ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको टॉपिक वाइज देखने को मिलेंगी इस लेसन में। बेसिकली हम लोग फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात कर लेते हैं फंक्शनलिज्म की कि फ़ंक्शनलिज्म होता क्या है। ठीक है, फंक्शनलिज्म नाम से ज़ाहिर हो रहा है फंक्शंस। ठीक है, किसके फंक्शंस? हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हम लैंग्वेज लर्निंग पढ़ रहे हैं, तो लैंग्वेज के फंक्शंस। ठीक है, लैंग्वेज क्या है? जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं अपने आइडियाज़, अपने इमोशंस, अपने एक्सप्रेशंस को शो करते हैं किसी पर्सन के साथ। ठीक है, तो फंक्शनलिज्म क्या हुआ कि लैंग्वेज के फंक्शंस refers to an approach that focus on the functions of language। फोकस किस पे करता है? functions of language पे, and its use in communication, और किस तरह से हम इन functions को अपनी communication में यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा function हम कब कब यूज़ करेंगे कि हमने इस टाइम पीरियड में अगर हम ये वाली बात करेंगे तो हमने ये वाला जो है ना वो फंक्शन यूज़ करना है। अब फंक्शन कितने टाइप के हैं? फंक्शन में आपकी कम्युनिकेशन का आ जाता है सबसे पहले। ठीक है, आपने किस तरह से किस पर्सन के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है। ठीक है, आपकी कंट्रोल ऑफ रियलिटी आ जाती है कि आपकी लर्निंग आ जाती है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद आपकी रिकॉर्डिंग आ जाती है कि रिकॉर्डिंग में क्या आएगा कि आप किस तरह से रिकॉर्ड कर रहे हो, अपने माइंड में किस तरह से हर चीज़ को मेमोराइज़ कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपकी इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट आ जाएगा कि किस तरह से आप अपने थॉट्स, अपने एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर रहे हो, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके आप अपनी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, किस तरह से आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो आप लैंग्वेज को यूज़ करने के टाइम जो है ना वो फॉलो करते हो, इसको यूज़ करते हो। इन फंक्शंस की वजह से आप लैंग्वेज को जो है ना वो एक्सप्रेस कर पाते हो किसी सेकंड पर्सन के साथ। ठीक है, इसको हम फंक्शनलिज्म कहते हैं। उसके बाद आपके एक्सप्रेशंस आ जाते हैं लैंग्वेज में। आप किस तरह से कौन सा एक्सप्रेशन, अगर आप खुश हो तो आप कौन सा एक्सप्रेशन शो करोगे, अगर आप सैड हो तो आप कौन सा एक्सप्रेशन शो करोगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी फंक्शंस में आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अब फंक्शनलिज्म ऑन लैंग्वेज लर्निंग। अब लैंग्वेज लर्निंग क्या है? ठीक है, कि सबसे पहले हम लोग किस तरह से लैंग्वेज को लर्न करते हैं, किस तरह से लैंग्वेज को हम डेवलप कर रहे हैं। फर्स्ट लैंग्वेज हमने सीखी, फिर हम सेकंड लैंग्वेज की तरफ डेवलप करना चाह रहे हैं, लैंग्वेज को हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम जो है वो लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं। ठीक है, कि हम जो है वो दूसरे पर्सनस के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें। हम कौन से ऐसे फंक्शंस को यूज़ करके अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब इसमें जो है वो आ जाता है, यहाँ से हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। फंक्शनलिस्ट रिसर्चर्स इंसिस्ट ऑन ग्रेजुअल नेचर ऑफ इंटर लैंग्वेज। अब रिसर्चर्स की यहाँ पे बात की है कि फंक्शनलिस्ट रिसर्चर्स जो हैं वो ग्रेजुअल नेचर होती है ऑफ इंटर लैंग्वेज। अब ग्रेजुअल नेचर का क्या मतलब है कि उनकी मूविंग नेचर होती है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह उनको वो जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऑफ इंटर लैंग्वेज। अब इंटर लैंग्वेज क्या है? किस तरह से कि आप अपनी लैंग्वेज, आपको फ़र्स्ट लैंग्वेज का पता है। ठीक है, जो आपकी उर्दू है फ़र्स्ट लैंग्वेज, आप जो है वो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश सीखना चाह रहे हो, तो आप सेकंड लैंग्वेज जो इंग्लिश सीख रहे हो उसी में आप उर्दू के कई वर्ड्स को ऐड कर दोगे, तो इसको हम इंटर लैंग्वेज कहेंगे। ठीक है, तो आप अपनी जो नेचर है, ग्रेजुअल नेचर, जो आपकी मूविंग नेचर है, उसमें आप इंटर लैंग्वेज कर रहे हो, यानी कि आप दूसरी लैंग्वेज, अपनी जो पुरानी फ़र्स्ट लैंग्वेज है उसको आप उसमें ऐड कर रहे हो।
अब इसका बेसिकली क्या मतलब है कि कुछ लोग जो हैं वो स्लोली जो है वो लैंग्वेज को सीखते हैं, कुछ जो लोग जो हैं उनके अंदर इस तरह की एबिलिटीज़, इस तरह की स्किल्स होती हैं, ठीक है, वो इस तरह से जो है वो फैक्टर्स को यूज़ करते हैं कि वो जल्दी से उस लैंग्वेज को सीख लेते हैं, वो जो भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बेसिकली हमें इंटर लैंग्वेज क्यों देखने को मिलते हैं, क्यों हमें जो है वो एरर्स देखने को मिलते हैं, क्यों बच्चे जो हैं वो जल्दी लैंग्वेज को नहीं अडॉप्ट कर पाते या सीख पाते। तो उसकी एक मेन वजह ये होती है कि चिल्ड्रंस को जो है वो बेसिक चीज़ें ही प्रोवाइड नहीं की जाती, जिसकी वजह से वो जो है वो कम पीछे रह जाते हैं सीखने में, ठीक है। वो जल्दी से लैंग्वेज को सीखने की बजाय बहुत लेट सीखेंगे। तो एक मेन वजह जो है वो इंटर लैंग्वेज की यही होती है कि आपको जो है वो बेसिक चीज़ें ही प्रोवाइड नहीं की जा रही, आपको मटेरियल ही प्रोवाइड नहीं किया जा रहा जो आपको चाहिए, जिसकी वजह से आप समझ सकते हो किसी चीज़ को। तो इस वजह से हमें ये जो है इंटर लैंग्वेज देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, फंक्शनलिस्ट आर्ग्यू फॉर अ मल्टी लेवल अप्रोच टू एनालिसिस। अब आर्ग्यू करते हैं फंक्शनलिस्ट जो हैं वो हमें आर्ग्यू करते हुए दिखाई देते हैं फॉर अ मल्टी लेवल अप्रोच टू एनालिसिस। मल्टी लेवल अप्रोच के लिए वो आर्ग्यू करते हैं टू एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने जो मेन मेन चीज़ें हैं वो आप लोगों ने रीड आउट खुद कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, इनपुट एंड इंटरेक्शन इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। अब इसका क्या मतलब है कि आप इनपुट क्या, आपका एक्सपीरियंस, आप लोगों के साथ जब कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, तो आप उनके साथ जो वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं आप उससे कुछ सीख रहे हो, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है। उनकी जो सारी लैंग्वेज है उसको अपने माइंड में सेट कर रहे हो कि किस तरह से वो वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको समझाना चाहूँ कि आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, जो अमेरिका से आई है, आपकी फैमिली जो है वो कोई अमेरिका से आई है, ठीक है, आपके कज़न्स में कोई ऐसा पर्सन है जो अमेरिका से आया है, तो आप उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, आपको उसकी लैंग्वेज जो है वो इंस्पायर कर होती है, ठीक है, आप इंस्पायर होते हो उसकी लैंग्वेज से, और फिर आपका दिल चाहता है कि भाई मैं भी ये लैंग्वेज को सीखूं, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि आपका जो होता है कि मैं ये लैंग्वेज इस तरह की सीखूंगी जिस तरह से फ्लुएंटली के साथ, या फिर आप उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसका एक्सेंट आपको अच्छा लगता है, तो आप उसका एक्सपीरियंस करते हो बेसिकली, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपके एक्सपीरियंस में आ जाती हैं कि आप उसकी लैंग्वेज को नोटिस कर रहे हो, उसको अटेंटिव होकर सुन रहे हो, उसका हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस को गौर से सुन रहे हो, तो आप जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हो किसी चीज़ का, ठीक है। जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हो, आप अपने माइंड में उसको बिठा लेते हो, अपने माइंड में मेमोराइज कर लेते हो, ठीक है, और फिर आप उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो। जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हो और फिर आप इंटरेक्शन करते हो, ठीक है, फिर आप जब प्रैक्टिस करते हो अकेले रूम में, आप या फिर अपने आप से कम्युनिकेट कर रहे होते हो, ठीक है, या फिर आप किसी फ्रेंड या फिर कोई और पर्सन के साथ आप उसी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हो, उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हो, उसका जो है ना वो प्रैक्टिकल कर रहे होते हो, ठीक है, वो लैंग्वेज उस तरह से उस एक्सेंट के साथ बोलने की कोशिश करते हो, तो वो आपका इंटरेक्शन में आ जाता है कि उसी लैंग्वेज को आप इंटरेक्टली कर रहे हो, इंटरेक्शन कर रहे हो, उसी लैंग्वेज के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो इन शॉर्ट आप जो हो वो इंटरेक्शन इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन को डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज भी कह सकते हो, क्योंकि हम इसमें अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, हमें ऑलरेडी एक लैंग्वेज का पता है। अगर ये जो है वो इंटरेक्शन इन फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन होती तो आप फर्स्ट लैंग्वेज का यहाँ पे जो है ना वो जो है वो डिस्कस करते, ठीक है। लेकिन आपने जो है वो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन को डिस्कस करना है कि आपको फर्स्ट लैंग्वेज ऑलरेडी आती है, तो आप अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर रहे हो। एक लैंग्वेज ऑलरेडी आपको आती है, आप उस लैंग्वेज को डेवलप कर रहे हो अच्छे तरीके से, उसको जो है ना वो एक स्टेज ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो लैंग्वेज को, ठीक है। इसको हम लोग इंटरेक्शन इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन कहेंगे। और जो हमारी इंटरेक्शन है वो किस तरह से होती है, हमारी फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन के थ्रू। जब तक हम किसी के साथ फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, हम अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सेकंड पर्सन जो है वो आपके फॉल्ट, आपके एरर्स आपको बताएगा कि आप में ये एरर है, आप इस वर्ड को सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहे, आपका ये वर्ड थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो इस वजह से आप इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं जब आप इंटरेक्शन करते हो।
अब ये फर्स्ट पे आपको जो है ना वो लाइन नज़र आ रही होगी, द मेन फोकस हेयर इज़ डायरेक्टली ऑन द रोल ऑफ इन्वायरमेंटल स्टेज। इसका मेन रोल जो है वो इन्वायरमेंटल लैंग्वेज के ऊपर है कि जब तक हम इन्वायरमेंट में जाके अपनी लैंग्वेज को यूज़ नहीं करेंगे, इन्वायरमेंट क्या कि हम अपने जो है ना लोगों के साथ सोसाइटी में लैंग्वेज को यूज़ नहीं करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ या किसी भी पर्सन के साथ आप लैंग्वेज को यूज़ नहीं करोगे, तब तक आप लैंग्वेज को सीख नहीं पाओगे। तो मेन रोल इसका बेसिक जो रोल है लैंग्वेज को सीखने का वो इन्वायरमेंटल लैंग्वेज यूज़ है कि जब तक आप लैंग्वेज को यूज़ ना कर लो, ठीक है। उसके बाद मेन पे ये जो है ना सारा जो क्रक्स है इस पूरा ये जो मैं पढ़ रही थी सारी लाइन, तो इसका यही है कि आपने जो है वो इनपुट आती है आप जिसमें रिसीव कर रहे हो, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज लर्नर जो है वो रिसीव कर रहा है, कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है। उसके बाद आउटपुट क्या है जो आप अपनी इंटरेक्शन की कर रहे हो, ठीक है, वो आपकी इनपुट में आती है। अपना एक्सपीरियंस आपने किया, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप बोल रहे हो वही लैंग्वेज, तो वो आपकी इनपुट है कि आपने अपना एक्सपीरियंस पहले इनटेक किया, उसके बाद आपने जो है वो अपना एक्सपीरियंस बाकी लोगों के साथ शेयर किया इंटरेक्शन के थ्रू। तो इसको इसी पैराग्राफ में बेसिकली यही समझाने का आपका उनका मतलब है। उसके बाद आपको इनपुट हाइपोथेसिस के बारे में बताया कि वो क्या क्लेम करता है, दैट कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट इज़ ओनली नेसेसरी कंडीशन। अब कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट जो है जब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो किसी चीज़ का, तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है, क्योंकि अगर आप कोई अटेंटिव होकर अटेंशन के साथ कोई लैंग्वेज को सीख रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो ये एक हेल्पफुल चीज़ है आपके लिए, आपकी लैंग्वेज लर्निंग के लिए वो एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि जब तक आपको कोई इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर टीचर्स कहते हैं कि आप अटेंटिव होकर गौर से हमारा लेक्चर सुनो ताकि आपको याद रहे। तो यही वो जो है ना वो समझाने का मतलब है कि आप अगर कोई लैंग्वेज को सीख रहे हो तो आपने उसको अटेंटिव होके सुनना है, ठीक है, ताकि आप उसको अच्छे से अपने माइंड में जो है ना वो रख सको, आप अपने माइंड में ज़्यादा टाइम के लिए उसको स्टोर कर सको। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, इट इज़ फर्दर डायरेक्टेड टूवर्ड इंटरेक्शन हाइपोथेसिस एंड आउटपुट हाइपोथेसिस। तो आपने जो है वो हाइपोथेसिस का वर्ड दे के परेशान नहीं होता, बेसिकली इसमें भी आप लोगों ने आउटपुट जो मैंने आपको बताया है उसको ही आपने लिखना है, और इंटरेक्शन हाइपोथेसिस में भी आपने इंटरेक्शन के बारे में लिखना है कि किस तरह से हम अपनी लैंग्वेज के जो है ना वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, डिफरेंट पर्सनस के साथ कम्युनिकेट करके हम अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं। व्हेन वी एग्जामिन द रोल ऑफ इनपुट एंड इंटरेक्शन इन द फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन वी कम टू नो दैट अडल्ट्स कॉमनली यूज स्पेशल स्पीच स्टाइल्स। अब इसमें क्या बात की जा रही है कि जब आप फ़र्स्ट लैंग्वेज की बात करते हो, फ़र्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करते हो, तो हमें जो है वो इनपुट और इंटरेक्शन किसी और तरीके से देखने को मिलती है, ठीक है। हम ये देखते हैं कि जो अडल्ट्स हैं, यानी कि आप हो या फिर आपके पेरेंट्स हैं, वो बच्चों के साथ जो लैंग्वेज को सीख रहा होता है उनके साथ एक स्पेशल टाइप की कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसको हम स्पेशल स्पीच स्टाइल कहते हैं। एक स्टाइल के थ्रू एक स्पेशली आपको ना एक थोड़ा सा ना स्ट्रेंज किस्म का और डिफरेंट किस्म का स्टाइल जो है वो नज़र आ रहा होता है व्हेन टॉकिंग विद यंग चिल्ड्रंस। जब अपने जो है वो बच्चों के साथ जब पैदा हुआ है बच्चा, तो पेरेंट्स जो है ना वो एक अलग स्टाइल से उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो उसको हम बेसिकली बेबी टॉक कहते हैं कि हम कुछ वर्ड्स को जो है ना वो डिफरेंटली प्रोनाउंस कर रहे होते हैं ताकि उनको अच्छा लग रहा हो, ठीक है, वो उसको जो है वो याद कर लें, ठीक है। तो आई डोंट नो उनका क्या पर्पस होता है, लेकिन वो एक स्पेशल स्टाइल से जो है ना वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपने बच्चों के साथ, उसको हम बेबी टॉक कहते हैं। तो आपने बेसिकली ये जो इनपुट एंड इंटरेक्शन का पैराग्राफ है उसमें आपने सबसे पहले इनपुट के बारे में बताना है, ठीक है, उसके बाद आपने आउटपुट का भी बताना है, उसके बाद इंटरेक्शन का बताना है, ठीक है, इनकी हाइपोथेसिस का बताना है। उसके बाद आपने आ जाना है कि ये जब सारा कुछ लिख लोगे आप, तो आपने बेबी टॉक का इसमें जो है ना वो डिस्कस करना है, ठीक है, कि किस तरह से जो अडल्ट्स हैं, एग्जाम्पल दे देना कि जिस तरह से पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के साथ स्पेशल स्पीच स्टाइल को यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसको हम बेबी टॉक कहते हैं, ठीक है। और ये चीज़ कब होती है, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन में। सेकेंड लैंग्वेज में आप अडल्ट खुद हो चुके होते हो, ठीक है, आप खुद बड़े हो चुके होते हो, तभी आप सेकेंड लैंग्वेज को अडॉप्ट कर रहे होते हो या सीख रहे होते हो, तो आपके साथ कभी भी कोई भी बेबी टॉक नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ भी डिस्कस कर सकते हो कि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में आपके साथ कोई भी जो है वो बेबी टॉक नहीं करता। अब क्या बात हो रही है, नोम चॉम्स्की डिस्क्राइब द नोशन दैट एक्सपेक्ट्स ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन कुड बी रिलेटेड टू द इनपुट एट अब्सर्ड। अब उन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन को अब्सर्ड कहा है,
ठीक है। अब्जर्ड का क्या मतलब है कि आप रिपीट करते हो। आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो रिपीट करते हैं, जब वो कोई लैंग्वेज को या कोई वर्ड को सीख लेते हैं वो उसको रिपीट कर रहे होते हैं, वो रिपीटेशन कर रहे होते हैं। तो हमें बच्चों में जो है वो रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट मिलता है, ठीक है। और हमें नॉनसेंस चीज़ें भी मिलती हैं, नॉनसेंस वर्ड्स भी मिलते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, जिनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। हमें ऐसे अननोन वर्ड्स मिलते हैं, ऐसे नॉनसेंस वर्ड्स। आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो, आप कहते हो कि ये कहाँ से वर्ड सीख लिया, तो आप अपने स्कूल से सीख के आए हो। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो नॉनसेंस वर्ड्स होते हैं, ठीक है। उनका कोई मीनिंग नहीं होता, उनका कोई पर्पस नहीं होता, और ना वो एक्चुअली में वर्ड्स होते हैं। वो बच्चे अपनी तरफ से वर्ड बना लेते हैं, ठीक है। और ना ही हमें वो वर्ड समझ में आता है, बड़ी मुश्किल से जाके हमें वो वर्ड समझ में आता है। तो बेसिकली इसको जो है नोम चॉम्स्की ने ये नोशन बताया था कि फ़र्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो, उसमें उन्होंने इनपुट एज ऑब्जर्व्ड, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, जो हमने एक्सपीरियंस किया किसी पर्सन के साथ, ठीक है। हम फर्स्ट लैंग्वेज को सीख रहे हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज को डिस्कस किया हुआ है, तो मैं भी एग्जांपल आपको फर्स्ट लैंग्वेज की ही दूंगी आपको समझाने के लिए। तो फर्स्ट लैंग्वेज में क्या हो रहा है कि हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं किसी चीज़ का, ठीक है। बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से एक वर्ड को सीख रहा है, ठीक है। तो ना उस वर्ड का, और सीख इस तरह से रहा है कि वो उसको समझ आई है उस वर्ड की, लेकिन उसने जब मेमोराइज़ किया है उस वर्ड को, और जब उसने इंटरेक्शन की है, तो वो नॉनसेंस वर्ड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसका कोई मीनिंग क्रिएट नहीं हो रहा, जो एक्चुअली में कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। और वो उसी वर्ड को रिपीट कर करके वो उसी वर्ड पे इस तरह से पक्का हो जाता है कि उसको वही वर्ड जो है ना वो एक्चुअल लगने लग जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ऑब्जर्व्ड का मतलब जो है वो इस तरह से लिया गया है। अब लास्ट पे जो है आपको, जिस तरह से टॉपिक आपने देखा होगा कि आपको फाइंडिंग्स भी बताई हैं, रेलिवेंट फाइंडिंग्स भी बताई हैं सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स की, कि किस तरह से जो है ना उन्होंने देखा है सेकंड लैंग्वेज लर्नर की कौन सी फाइंडिंग्स है बेसिकली। तो यहाँ पे वो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनको आपने एज इट इज़ ही याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। मोस्टली CDS स्टडीज़ वर कैरिड आउट इन इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है। हमें जो है वो CDS ज़्यादातर हम स्टडी जब करते हैं तो हमें इंग्लिश स्पीकिंग में देखने को मिलते हैं, मिडिल क्लास फैमिली में देखने को मिलते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमें डेवलपमेंट, हमें देख रहे होते हैं कि जहाँ पे हम डेवलप कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादातर हमें CDS देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली CDS है क्या? चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच। आपने इस पैराग्राफ में देखा होगा, लिखा है बट सर्च चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच, और ब्रैकेट में लिखा है CDS। तो CDS का मतलब है चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच। जब चाइल्ड जो है वो डायरेक्ट कर रहा है, यानी कि अपनी लैंग्वेज को इंटरेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ज़्यादातर हमें जो है फर्स्ट पॉइंट में मतलब यही है कि आपका जो इंग्लिश स्पीकिंग की, आपको जब आप इंग्लिश को सीख रहे होते हो या स्पीक कर रहे होते हो, तो हमें जो है वो चाइल्ड डायरेक्ट वे में अपनी लैंग्वेज को बोल रहे होते हैं, ठीक है। या मिडिल क्लास फैमिली में हमें देखने को मिल रहा होता है, ठीक है, जहाँ पे बच्चे को इंटरेस्ट होता है, जहाँ पे बच्चे को मोटिवेट किया जा रहा होता है, वहाँ पे हमें जो बेसिकली ना CDS को देखने को मिल जाता है। अब थर्ड पे पॉइंट देखो कि लिखा है केयर टेकर्स आर नाइदर मोटिवेटेड बाय एनी प्राइम लैंग्वेज टीचिंग गोल और नॉर आर देयर स्पीच अडेप्टेड टू मॉडल टारगेट ग्रामर। अब बेसिकली केयर टेकर का भी एक रोल होता है। केयर टेकर किसको कह रहे हैं? जो आपको लैंग्वेज को सिखा रहा है बेसिकली, ठीक है। जो पर्सन आपको लैंग्वेज सिखा रहा है, आपके साथ उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहा है, उस लैंग्वेज को यूज़ करना बता रहा है, उसको हम केयर टेकर कह रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आपको वो पर्सन मोटिवेट नहीं करता, आपको जो है वो हर चीज़ प्रोवाइड नहीं करता उस लैंग्वेज के बारे में, तब भी आप जो हो वो, मतलब कि एक बच्चा जिसको आप कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, आपको मोटिवेशन ही नहीं मिल रही किसी चीज़ की, तो आप कैसे एक जो है ना स्पीच को, यानी कि आप लैंग्वेज को यूज़ कर सकोगे, ठीक है। तो बेसिकली हम यही पढ़ रहे हैं ना, चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच, कि किस तरह से बच्चा जो है वो अपनी स्पीच को डायरेक्ट करता है या इंटरेक्ट करता है पर्सन्स के साथ। तो इसमें केयर टेकर का भी रोल होता है। अब आते हैं अपने लेसन नंबर 19 की तरफ, इनपुट एंड इंटरेक्शन इन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। अब इसमें भी बेसिकली जो है वो इनपुट एंड इंटरेक्शन के बारे में बात की है, तो चलें यहाँ पे रीड कर लेते हैं।
अब इसमें ओवरव्यू आ जाएगा, ठीक है, जो हम पिछला पढ़ के हैं उसका सारा ओवरव्यू आ जाएगा। इनपुट इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, ये हमने पढ़ लिया। क्वेश्चंस, इनपुट, हाइपोथेसिस। क्वेश्चन क्या कहता है, हाइपोथेसिस के बारे में, इनपुट के क्रिटिक क्या करता है, ठीक है। उसके बाद इंटरेक्शन हाइपोथेसिस आते हैं। उसके बाद जो है ना वो इंटरेक्शन इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन आता है, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद लॉन्ग की इंटरेक्शन हाइपोथेसिस आती है, ठीक है। तो ये दो पर्सन्स हैं जिनकी हम हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, एक क्रेशंस और एक लॉन्ग्स, ठीक है। तो ये नाम आप लोगों ने याद कर लेना है। अब इस जो पहला पैराग्राफ है उसमें बेसिकली चिल्ड्रन के बारे में बात की हुई है इस ओवरऑल चैप्टर में, कि किस तरह से बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज को सीखते हैं, ठीक है। बच्चों के बारे में बात की है ना, तो लैंग्वेज को किस तरह से सीखते हैं, इन्वायरमेंट से सीखते हैं, ठीक है। ये किस चीज़ से सीखते हैं, इमिटेट करके लैंग्वेज को सीखते हैं कुछ बच्चे, कुछ लोग जो हैं वो किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं उसकी वजह से सीखते हैं, उनके देखा देखी उनके लैंग्वेज को सीखते हैं। तो ये सारी जो रीजंस हैं उनके थ्रू बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज को सीखते हैं। अब कल्चर्स वर द चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच, अब क्या कहा जा रहा है, वेस्टर्न टाइप इज़ रेयर और एब्सेंट। अब कुछ कल्चर्स हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पे हम बच्चों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, ठीक है। कुछ बच्चे आपने देखा होगा जब वो पैदा होते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन की अगर बात की जाए तो जब वो पैदा होते हैं तो कुछ पेरेंट्स उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, ठीक है। वो उन्हीं पे छोड़ देते हैं कि एक क्रिटिकल पीरियड आएगा और बच्चा खुद बोलना शुरू हो जाएगा, वो इस चीज़ पे शायद बिलीव करते हैं, इसी वजह से वो नहीं बोलते। और कुछ पेरेंट्स जो हैं वो शुरू से ही उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ बात करते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे उस वजह से जल्दी उनकी बात को पिक करें और बोलना शुरू हों। तो उनका पर्पज़ ये होता है। तो कुछ कल्चर्स में आपको जो है वो ये स्टाइल डायरेक्टेड स्पीच बहुत ज़्यादा एब्सेंट देखने को मिलेगी, यानी कि मिलेगी ही नहीं देखने को। और या फिर मिलेगी तो रेयर है, बहुत रेयर है कि आपको मिले, ठीक है, यानी कि अनकॉमन है कि आपको ये देखने को मिले। तो यहाँ पे इसी चीज़ के बारे में बात हुई है। अब उसके बाद चिल्ड्रन विल ओनली लर्न टू टॉक इन एन इन्वायरमेंट, जब तक बच्चे जो हैं वो इन्वायरमेंट में किसी के साथ टॉक नहीं करेंगे, किसी के साथ लर्न नहीं करेंगे, तो वो सीख नहीं पाएंगे। यहाँ पे इस पॉइंट में भी आप देखें, चिल्ड्रन विल ओनली लर्न, आप तभी लर्न कर सकते हो जब आप इन्वायरमेंट में किसी के साथ बात करोगे, विच दे कैन मेक सेंस ऑफ, ठीक है, जिसका कोई सेंस बनेगा, जिस बात का कोई सेंस बनेगा उस वजह से आप सीख सकोगे। ऑन द अदर हैंड दे कैन लर्न टू टॉक इन मच वाइडर वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट्स, आप इन्वायरमेंट से जब आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करोगे तो उनसे भी आप जो है वो बहुत कुछ सीख सकोगे। अब लास्ट पॉइंट देखो, स्पीकिंग इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्यूसेशन, आप जब तक स्पीक करोगे कोई चीज़ तो ये आपकी एक्यूसेशन है, ठीक है। स्पीक इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्यूसेशन, अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हो तो वो स्पीक से ही जो है ना वो आप सीख सकते हो। जब तक आप किसी के साथ बोलोगे नहीं लैंग्वेज को तब तक आप नहीं सीख सकते। तो ये स्पीक जो है वो रिजल्ट है एक्यूसेशन का। लास्ट लाइन देखो, इफ़ इनपुट इज़ अंडरस्टूड, अगर आपने एक्सपीरियंस जो है वो उसको अंडरस्टूड किया है, ठीक है, उसको समझ के आपने ब्रेन में जो है ना मेमोराइज़ किया है, देयर इज़ इनफ ऑफ इट, ये आपके लिए काफ़ी है कि आपने उसको अंडरस्टैंड किया है, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी इनपुट को, ठीक है। द नेसेसरी ग्रामर इज़ ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड, आपको जो है वो ग्रामर, जो आप वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देती हूँ कि आपको मैं इस तरह का सारा कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, ठीक है। अगर आपने अच्छे तरीके से मेरी वीडियोस को वॉच किया होगा, आपने सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपके क्लियर हो गए होंगे, तो पेपर में आपको जो है ना वो ग्रामर या सेंटेंस या वर्ड बनाने में मुश्किल नहीं होगी, आप इजीली जो है ना वो लिख सकोगे अपने पेपर में, ठीक है। बजाय अगर आप ना भी वर्ड टू वर्ड इस तरह के सारे नोट्स और सारी जो चीज़ें लिखी हुई हैं, आप वर्ड टू वर्ड ना भी लिखो, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको समझ आई होगी, आपने अंडरस्टैंड किया होगा, तो आपको जो है ना वो ग्रामर ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड की जाएगी, ठीक है। आपको ऑटोमेटिकली सारे वर्ड्स, सारे सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे। अब हम लोग इस चैप्टर में देख लेते हैं कि क्रिश्चियंस इनपुट हाइपोथेसिस होता क्या है, क्रिश्चियन के अकॉर्डिंग इनपुट हाइपोथेसिस क्या है। अब हम सबको पता है कि इनपुट हाइपोथेसिस का मतलब है आपका एक्सपीरियंस, तो क्रिश्चियन के अकॉर्डिंग इनपुट हाइपोथेसिस क्या है। अब सुने आप गौर से, लर्नर्स प्रोसेस इन देयर नॉलेज ऑफ लैंग्वेज व्हेन दे कॉम्प्रीहेंड लैंग्वेज इनपुट, कौन सी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, इनपुट दैट इज स्लाइटली मोर एडवांस देन देयर करंट लेवल। अब इसमें क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है इनपुट हाइपोथेसिस, कि आप जो लर्निंग कर रहे हो, जो लर्न कर रहे हो लैंग्वेज,
जो नॉलेज आप लर्न कर रहे हो, जब तक आप उसको कॉम्प्रीहेंड ना कर दो, यानी कि आप उसको डिफ़ाइन ना कर दो उस लैंग्वेज को, तो आप नहीं सीख पाओगे। दूसरी बात वो क्या कर रहा है कि आप का जो लेवल है, जो करंट लेवल है, जब आप कॉम्प्रीहेंड करते हो, जब आप किसी के साथ वो चीज़ डिफ़ाइन करते हो किसी को, तो आप एक लेवल ऊपर की तरफ चले जाते हो, ठीक है, क्योंकि आपका अपना कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा हो जाता है कि मुझे ये चीज़ आ गई है, ठीक है, वो लैंग्वेज आपको आ गई है, तो आपका जो करंट लेवल है वो आप एडवांस करने की, यानी कि एक स्टेप ऊपर जाने के लिए आप जो है ना वो एक मेहनत कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो आप जब कॉम्प्रीहेंड करते हो तो आपका जो करंट लेवल है उससे थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर चले जाते हो आप, क्योंकि आपको ये फील हो रहा होता है कि मैं जो हूँ सीख गया हूँ, या मेरी ये मिस्टेक्स हैं, ये एरर्स हैं, जिनको मैंने अब ख़त्म करके जो है ना लैंग्वेज बेसिकली सीख लेनी है या मुझे आ जानी है, ठीक है। अब एग्जाम्पल वो क्या देता है, i+1 की एग्जाम्पल देता है। इसमें जो आई है वो लर्नर्स हैं, बेसिकली लर्नर्स कौन से, इंटर लैंग्वेज, जो हमें गलतियाँ दिखाई दे रही होती हैं बेसिकली, ठीक है। लर्नर्स क्या कर रहे होते हैं, मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, जिसमें हमें मिस्टेक्स देखने को मिल रही होती हैं, जैसे इंटर लैंग्वेज है, ठीक है। इंटर लैंग्वेज में यही होता है ना कि आप फर्स्ट लैंग्वेज के वर्ड्स को सेकंड लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हो, तो बेसिकली आप मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। अब +1 क्या है, नेक्स्ट स्टेज है, ठीक है, जिसमें आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन है, आपकी लैंग्वेज की डेवलपमेंट है। अब क्या बात हुई कि आप जो हो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने समझाने की आपको बेसिकली कोशिश की है कि 1+1, जिसमें आपकी 1 आए क्या है, आपका लर्निंग है, यानी कि आपकी मिस्टेक्स हैं जो लर्नर कर रहे होते हैं। +1 क्या है, आपकी नेक्स्ट स्टेज है, ठीक है, जिसको आप डेवलप कर रहे हो, अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर रहे हो। जब तक आप मिस्टेक्स नहीं करोगे आप अपनी लैंग्वेज को डेवलप नहीं कर पाओगे। आपको अपनी मिस्टेक्स का नहीं पता चलेगा तो आप लैंग्वेज को डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्रिटिक की तरफ। क्रिटिक क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हाइपोथेसिस, ठीक है, क्या क्वेश्चन कहता है, क्या क्रिटिक करता है, उसको पढ़ लेते हैं। डज नॉट एक्सप्लेन प्रिसाइजली हाउ टू मेजर, ठीक है। अब क्या क्रिटिक कर रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो राइट वे से, यानी कि प्रिसाइजली हमें नहीं बताई गई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो मिस्टेक कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली मिस्टेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से जो फार्मूला मैंने आपको बताया है i+1 का, किस तरह से उसको मेजर करना है, हमें पता ही नहीं। अब फार्मूला यहाँ पे लिखने का मकसद ये है कि आप को एग्जाम्पल दी जाए कि किस तरह से आपने इस फार्मूले की हेल्प से इस लैंग्वेज को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला देने का यही मकसद है। अब मेकिंग दिस आइडिया इवन मोर क्वेश्चनेबल, नॉट क्लियरली डिफाइन। अब इन शॉर्ट कि आपको क्लियरली डिफाइन कुछ भी नहीं किया गया, ठीक है। इन क्रिटिक कर रहा है कृष्ण इस बारे में कि आपको क्लियरली कुछ भी नहीं बताया गया, आपको जो है वो हर चीज़ डिफ़ाइन नहीं की गई, आपको नहीं पता कि ये जो फार्मूला i+1 है उसको किस तरह से मेजर करना है, उसको किस तरह से देखना है, ठीक है। मीन्स ये कि आपको अपनी मिस्टेक्स नहीं पता, आपने किसी के साथ कम्युनिकेट या इंटरेक्ट किया ही नहीं है, तो आप किस तरह से जो है ना अपने करंट लेवल से एडवांस लेवल की तरफ जा सकते हो, कभी भी नहीं जा सकते, ठीक है। अब इंटरेक्शन इंटरेक्शन इन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, इसमें क्या है कि आप फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हो, यानी कि आप अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर रहे हो, ठीक है। अब आप डेवलप किस तरह से कर सकते हो, फेस टू फेस किसके साथ बात कर सकते हो, क्लासरूम में आप लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ क्लासरूम में आप लैंग्वेज को वो लैंग्वेज यूज़ करके, कम्युनिकेट करके, उस लैंग्वेज के थ्रू आप अपनी लैंग्वेज को बेहतर बना सकते हो, बेटर कर सकते हो, ठीक है। नॉन नेटिव स्पीकर्स के साथ कम्युनिकेट करके, जो आपके स्पीकर्स नहीं हैं, आपकी सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते, आप नॉन नेटिव स्पीकर्स के साथ बात करके आप अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हो। ये दो प्रपोजल्स हैं क्वेश्चन के फर्स्ट पे क्या, इंटरेक्शन हाइपोथेसिस, और सेकंड पे क्या, आउटपुट हाइपोथेसिस। उसके बाद आते हैं सम अल्टरनेटिव साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरीज एंड क्लेम्स आर। अब कुछ आपको क्लेम्स बताए हैं, थ्योरीज बताई हैं। सबसे पहली थ्योरी क्या है, नोटिसिंग हाइपोथेसिस, ठीक है, जिसमें आप नोटिस करते हो हर चीज़ को, यानी कि आप इनपुट ही एक तरह की हो गई, एक्सपीरियंस कर रहे हो हर चीज़ को। उसके बाद फोर्थ पे है इनपुट प्रोसेसिंग
हाइपोथेसिस, जिसमें आपकी जो है वो आती है, आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो उसको किस तरह से आप बाद में प्रोसेस कर रहे हो, अपने ब्रेन में किस तरह से जो है ना वो मेमोराइज कर रहे हो, तो ये आपकी सारी इनपुट प्रोसेसिंग आ जाएगी। फिफ्थ है ऑटोमेनस इंडक्शन हाइपोथेसिस। अब इसमें आपका क्या आएगा कि आप किस तरह से आउटपुट कर रहे हो, जो आपने याद किया, जो सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की, उसको किस तरह से आप जो है ना लोगों के साथ इंटरेक्ट करके निकाल रहे हो अपने जहन से। उसके बाद आते हैं लेसन नंबर 20 की तरफ, कॉन्शियसनेस रेजिंग नेगेटिव फीडबैक एंड नेगेटिव एविडेंस। तो ये एक नया चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है नोटिसिंग का, कॉन्साइजनेस का, रेजिंग का, अटेंशन का, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। फीडबैक, नेगेटिव एविडेंस क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, रिकास्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब रिसर्चर्स अपील्ड टू ऐड द आइडियाज़ ऑफ नोटिसिंग। अब नोटिसिंग क्या है कि आप किसी चीज़ को नोटिस कर रहे हो, ठीक है। आप कोई लैंग्वेज है जिसको आप सीख रहे हो, आप उसको नोटिस कर रहे हो, उसकी हर चीज़, जिस तरह से वो लैंग्वेज को प्रोनाउंस कर रहा है, वर्ड्स को, किस तरह से वो वर्ड कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ कर रहा है, ठीक है, कहाँ पे कैसे वो सेंटेंस को स्टॉप कर रहा है, कहाँ कहाँ से किस तरह से वो सेंटेंस जो है ना वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, किस तरह से उसका एक्सेंट है, मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप नोटिस कर रहे हो, ठीक है। ये आपकी नोटिसिंग में आती है। उसके बाद कंसाइजनेस रेजिंग, आपने किस तरह से अपने माइंड में हर चीज़ को जो है ना वो स्टोर किया है, आपकी जो ब्रेन से रिलेटेड है चीज़ें, वो आपकी कंसाइजनेस में आएगी। और उसको फिर आप किस तरह से, कंसाइजनेस मीन्स कि जिसके लिए आपको पता है कि आपने ये चीज़ अपने माइंड में स्टोर की है और आपने ये यूज़ करनी है, को हम कंसाइजनेस कहते हैं, कि हम किस तरह से अपने ब्रेन में हर चीज़ को स्टोर कर रहे हैं और फिर उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अटेंशन, आपकी अटेंशन आ जाती है, आप किस चीज़ पे कितनी अटेंशन दे रहे हो। अगर आपकी कम अटेंशन है तो जाहिर सी बात है आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। सेम इसी तरह के अगर आप मेरी गौर से वीडियो नहीं सुन रहे तो इट्स मीन कि आपका ध्यान नहीं है, आप अटेंटिव होकर मेरी वीडियो नहीं सुन रहे, और फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हो कि मुझे समझ में नहीं आई है या आपने अच्छे तरीके से गाइड नहीं किया, तो ये जो है वो आपकी अटेंशन में आ जाता है। आई होप कि मैंने आपको जो है ना वो अच्छी एग्जाम्पल के थ्रू ना गाइड कर दिया होगा। अब मैकीज स्टडी प्रोवाइडेड द क्लियरेस्ट एविडेंस दैट टेकिंग पार्ट इन इंटरेक्शन कैन फैसिलिटेट सेकंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब इसमें क्या है कि मैकीज जो है उसकी स्टडी हमें इतना प्रोवाइड कर देती है, मटेरियल हमें इतना क्लियरेस्ट एविडेंस दे देती है, जिसकी वजह से हमें फैसिलिटेट हो जाते हैं, हम इजीली सेकंड लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं। यानी कि हमें इतना मटेरियल, इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, हमें एविडेंस मिल जाता है एक चीज़ का जब, तो हम इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं, सेकंड लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आउटपुट हाइपोथेसिस क्या है कि आपने जो भी एक्सपीरियंस किया उसको आपने अपने माइंड में स्टोर किया, आपने लोगों के साथ जब इंटरेक्शन करनी है वो आपकी आउटपुट हाइपोथेसिस में आ जाएगी। आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो, उस लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ कर रहे हो, सेकंड पर्सन के जितने भी पर्सन हैं उसके सामने आप किस तरह से उस लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो, जिसको आपने स्टोर किया था अपने ब्रेन में, जिसका आपने एक्सपीरियंस किया था, वो आपकी आउटपुट हाइपोथेसिस में आ जाएगी, ठीक है। मैनी रिसर्चर्स कंसीडर आउटपुट एज नेसेसरी टू इंक्रीज फ्लुएंसी एंड एम्फसाइज ऑन प्रैक्टिस। अब बहुत सारे रिसर्चर्स जो हैं वो आउटपुट को नेसेसरी कहते हैं, इंपॉर्टेंट कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से आप फ्लुएंसी आपकी जो है ना वो इंक्रीज़ होती है, आप जो लैंग्वेज सीख रहे हो उसमें आप बेटर हो सकते हो, और इनका जो एम्फसाइज है, इनका जो फोकस है वो प्रैक्टिस के ऊपर होता है, ठीक है। बहुत सारे रिसर्चर्स जो हैं वो फ्लुएंसी की बात करते हैं कि अगर जब आप जो है ना किसी के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हो, उस लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हो, अपनी आउटपुट जो है वो उसको निकाल रहे होते हो, ठीक है, जो इनटेक की थी आपने मटीरियल उसको आप निकाल रहे हो, अब आउटपुट कर रहे हो, तो वो आपकी फ्लुएंसी के लिए, आपकी फ्लुएंसी इसमें जो है ना वो अच्छी होगी, बेटर होगी, और आप जब प्रैक्टिस करोगे उस चीज़ का जो है ना इस पर मेन फोकस है, ठीक है। तो हाउएवर आउटपुट हाइपोथेसिस बाय स्वेन गोस बियॉन्ड। अब ये जो है ना वो आगे की बात करता है, दिस प्रैक्टिस फंक्शन एंड प्रोपोजेस 3 फर्दर फंक्शंस ऑफ लर्नर आउटपुट। तो इसमें क्या आता है, ये भी जो स्वेन है वो भी आपको प्रैक्टिस के बारे में कहता है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लैंग्वेज को लर्न नहीं कर सकते। तो फर्स्ट पे ये क्या बात कर रहा है, कौन से फंक्शंस की बात कर रहा है। फर्स्ट फंक्शन कहता है नोटिसिंग का। जब आप
जो है ना वो नोटिस करोगे किसी चीज़ को, आप लैंग्वेज को लर्न कर सकोगे। द हाइपोथेसिस टेस्टेड फंक्शन। अब जब आप टेस्ट करोगे, टेस्ट मीन्स कि आप जब उस लैंग्वेज को इंटरेक्ट कर रहे हो, उस लैंग्वेज को बोल रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर जो है ना वो किसी के साथ भी इंटरेक्शन कर रहे हो, तो वो आपकी टेस्टिंग में आ जाएगा। उस लैंग्वेज को आप टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। दी मेटा लैंग्विस्टिक फंक्शन। अब इसमें रिफ्लेक्टिव रोल आ जाएगा। अब सवेन का क्या बिलीफ है कि जो आप लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज है, जो आप लैंग्वेज को सीख रहे हो, जब तक आप उसको बोलोगे नहीं, प्रोड्यूस नहीं करोगे उस वर्ड्स को, उस लैंग्वेज को बोलोगे नहीं, किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे, तब तक आप जो है अपने जो गैप्स हैं, यानी कि जो एरर है आपकी, जो लैंग्वेज में मिस्टेक्स हैं, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको नहीं पता चल पाएंगी, ठीक है। आप उनसे अवेयर नहीं हो पाओगे जब तक आप लैंग्वेज को बोलोगे नहीं, आपको गलतियाँ पता नहीं चलेंगी अपनी। अब यहाँ पे जो है इस पैराग्राफ में लॉन्ग, जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि क्रिश्चियन और लॉन्ग के बारे में आपको बताया है, लॉन्ग क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉन्ग के उसकी हाइपोथेसिस क्या है कि हर चीज़ को डिफ़ाइन करना चाहिए, जो चीज़ें मिस की गई हैं उनको मिस नहीं करना चाहिए, बल्कि हर ईच एंड एवरीथिंग चीज़ को जो है ना वो कॉम्प्रीहेंड करना चाहिए, उसको डिफ़ाइन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल इनपुट है, उसको आप जो है ना वो डिफ़ाइन करो, ठीक है, और आपकी आउटपुट है उसको आप अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करो, यानी कि उसका फोकस है कि आप हर चीज़ को डिफ़ाइन करो, इनपुट हो, आउटपुट हो, हर चीज़ को आपने जो है वो एक्सप्लेन करना है, उसको आपने डिफ़ाइन करना है। ये अकॉर्डिंग टू लॉन्ग है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फीडबैक, रिकास्ट एंड नेगेटिव एविडेंस इन फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। अब फीडबैक क्या है, आपका फीडबैक पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो, ठीक है, तो आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ठीक है। अगर आपकी कोई मिस्टेक्स नहीं है, अगर आपकी मिस्टेक्स हैं तो आपके पास नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वो वन बाय वन करके इसको डिस्कस करते हैं। अब नेगेटिव फीडबैक क्या है, जो मैंने आपको बताया कि चाइल्ड जो है उसको अगर आप बताओगे कि आपकी लैंग्वेज में, या आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो, या आप जो बात समझाना चाह रहे हो, उसमें ये एरर्स हैं, जिसकी वजह से आपको नेगेटिव फीडबैक देखने को मिलता है, ठीक है। नेगेटिविटी मीन्स क्या है कि आपकी एरर्स, आपकी लैंग्वेज में एरर्स आना, ठीक है। अब नेगेटिव एविडेंस क्या है, ठीक है। अब एविडेंस का क्या मतलब है, जो आपको आपके एरर्स के बारे में बताता है, ठीक है, कि आपकी लैंग्वेज में ये एरर है, ये एरर है। फीडबैक मीन्स जो लोग आपको फीडबैक देते हैं, ठीक है। और एविडेंस मीन्स जो आपको खुद पता चलता है कि आपकी लैंग्वेज में या आपकी जो भी आप चीज़ कर रहे हो उसमें ये एरर्स हैं, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में आप देखो, विदाउट नेगेटिव एविडेंस लर्नर्स कैन नॉट डिस्कवर द लिमिट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ लैंग्वेज सिस्टम। अगर आपको जो है वो नहीं पता चल रहा अपनी एरर्स के बारे में, तो आप अपने आप को बेहतर नहीं कर पाओगे, अपने आप को बेटर नहीं कर पाओगे। लर्नर्स कैन नॉट डिस्कवर द लिमिट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ लैंग्वेज सिस्टम। इस लाइन का यही मतलब है कि आप अपनी एरर्स को, जब तक आपको नहीं पता होगा आपकी फॉल्ट ये है, मिस्टेक्स ये हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज को सही तरीके से लर्न नहीं कर पाओगे। We previously saw the negative evidence is much more prevalent in child directed speech। बहुत ज़्यादा जो है ना ये देखने को मिलता है, नेगेटिव एविडेंस जो है वो हमें बहुत ज़्यादा चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच में देखने को मिल जाता है। केयर टेकर रिकास्ट ऑफर इम्प्लिसिट नेगेटिव एविडेंस अबाउट चिल्ड्रंस इंट्रीम ग्रामेटिकल हाइपोथेसिस। अब इसमें क्या है कि केयर टेकर जो है वो आपको बताता है आपके एरर्स के बारे में, ठीक है। जो आपको मैंने बताया, केयर टेकर कौन होता है, जो आपको सिखा रहा होता है, उस लैंग्वेज के बारे में गाइड कर रहा होता है। तो केयर टेकर आपको आपकी करेक्शन करा रहा होता है, आपके एरर्स के बारे में बेसिकली बता रहा होता है। अब इसमें भी नेगेटिव, नेक्स्ट टॉपिक में नेगेटिव फीडबैक एंड रिकास्ट इन सेकंड लैंग्वेज क्लासरूम। इसमें भी आपका नेगेटिव फीडबैक आ जाता है, ठीक है। अगर आपकी कोई करेक्शन नहीं है, अगर आपको कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं मिलेगा, आप लैंग्वेज को लर्न नहीं कर सकोगे, डेवलप नहीं कर सकोगे, ठीक है। आपको हर चीज़ ठीक ही लग रही होगी। उसके बाद क्लासरूम में इसका क्या है कि सेकेंड लैंग्वेज को जब तक आप क्लासरूम में किसी पर्सन के साथ नहीं कम्युनिकेट करोगे, आपको नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। फर्दर ऑब्जर्वेशनल स्टडीज एग्जामिन द अकरेंस एंड अपेरेंट इफेक्ट्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक इन सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम। तो यही बात कि आप जब तक जो है ना वो लैंग्वेज को बोलोगे नहीं, तब तक आपको कोई भी नेगेटिव फीडबैक, आपको नहीं आपकी मिस्टेक्स का पता चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी पर्सन के साथ इंटरेक्ट करो, ताकि आपकी मिस्टेक्स का पता चल सके कि आपकी मिस्टेक्स कितनी हैं और जो आप इम्प्रूव कर सको। अब रिकास्ट जो है वो आपकी कॉमन टाइप है फीडबैक की। फीडबैक की कॉमन टाइप क्या है, रिकास्ट रिकास्ट है।
अब यहाँ पे आप देखो कि इस पैराग्राफ में टीचर्स का भी बात ही की है कि किस तरह से टीचर्स जो हैं आपको आपके एरर्स के बारे में बता रहे होते हैं क्लासरूम में, ठीक है। आप कोई मिस्टेक करते हो, कोई रीडिंग कर रहे होते हो जब आप, ठीक है, तो आपकी मिस्टेक्स जो हैं वो निकाल रहे होते हैं टीचर कि ये वर्ड आपने ठीक तरह से प्रोनाउंस नहीं किया, वो वर्ड आपने प्रोनाउंस नहीं किया, ये सेंटेंस ऐसे नहीं ऐसे, यहाँ पे आपने स्टॉप करना है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो ये आपकी जो है ना वो मिस्टेक्स निकालते हैं, तभी आप अपनी लैंग्वेज में या आप उस चीज़ में बेहतर हो सकोगे, उसमें बेटर हो सकते हो, ठीक है। जब आप सेकंड टाइम उसको रीड करोगे या पढ़ोगे, रीडिंग करोगे, तो आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। तो आपके एरर्स बताना ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप उसमें बेटर हो सको, उसको जो है ना वो ठीक कर सको। लेसन 21 है इनपुट प्रोसेसिंग एंड ऑटोनमस इंजंक्शन थ्योरी। अब इसमें क्या है, अटेंशन है, कॉन्साइसनेस है, ठीक है, इनपुट एंड इंटरेक्शन रिसर्च है, इनपुट प्रोसेसिंग है, ठीक है, उसके बाद इंडक्शन थ्योरी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। वही चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही हैं बार बार, ठीक है। जिस तरह से अटेंशन है, आप किसी को अटेंटिव होके सुनोगे, ठीक है, आप जल्दी सीखोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, कंसाइजनेस रेसिंग आ जाएगा कि किस तरह से आप अपने माइंड में हर चीज़ को स्टोर कर रहे हो और फिर यूज़ कर रहे हो। अब यहाँ पे देखो अंडरस्टैंडिंग का वर्ड लिखा है, ठीक है, नोटिसिंग का वर्ड लिखा है, अवेयरनेस का वर्ड लिखा है। तो दैट मीन्स कि जब आप किसी चीज़ को नोटिस करोगे, ठीक है, तो आप अपनी लैंग्वेज को बेहतर कर सकोगे। जब आपने नोटिस किया हुआ होगा हर चीज़ को, तो आपको लैंग्वेज बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या लैंग्वेज सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग की होगी किसी चीज़ की, अंडरस्टैंड करके उसको जो है ना वो मेमोराइज़ किया होगा, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जब आपको हर चीज़ के बारे में अवेयरनेस होगी, हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन आपको पता होगी, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मेन जो टॉपिक वर्ड लिखे हैं ना, मैं उनके थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस पैराग्राफ में बेसिकली क्या बात की है, ठीक है। अब यहाँ पे वॉलंटरली और इनवॉलंटरली के बारे में बात की है। अब वॉलंटरी क्या होती है कि कॉन्साइजनेस, ठीक है, यानी कि आप जो चीज़ कर रहे हो वो आप कंसाइजली कर रहे हो, ठीक है। आपको पता है कि इसकी आपको अवेयरनेस है, ठीक है, किसी चीज़ की आपको अवेयरनेस होना, उसको हम वॉलंटरी कहते हैं, ठीक है। अब अनवॉलंटरी या इनवॉलंटरी क्या है कि आप अनकंसाइजली, यानी कि आपको अवेयरनेस नहीं है किसी चीज़ के बारे में, आप अवेयर नहीं हो, आप उस चीज़ को फिर कर रहे हो, ठीक है, और उसमें आप मिस्टेक्स कर रहे हो। तो आपने अनवॉलंटरी और इनवॉलंटरी और वॉलंटरी का भी यहाँ पे जो है ना वो डिस्कशन कर लेनी है कि आप अगर गौर से कोई बात सुनोगे, ठीक है, आप अंडरस्टैंड करोगे, तब आप लैंग्वेज को लर्न कर सकोगे। जब आपने अनकंसाइजली जो है ना वो हर चीज़ को अपने माइंड में फ़िक्स किया हुआ है, आपको पता ही नहीं है उसका मीनिंग क्या है, आपको अवेयरनेस ही नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो आप कभी भी कुछ भी लर्न नहीं कर सकोगे। आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ रिकास्ट रिप्रोडक्शन। अब इसमें आपको फैक्टर्स बताए हैं कुछ। लर्नर्स लैंग्वेज लेवल, फर्स्ट फैक्टर ये है। उसके बाद लेंथ ऑफ अ रिकास्ट, ठीक है, लेंथ आपकी आ जाती है रिकास्ट की। नंबर ऑफ करेक्शंस, आपकी करेक्शंस आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको जो है वो इनपुट प्रोसेसिंग प्रिंसिपल्स मिलेंगे। पहला प्रिंसिपल क्या है कि लर्नर्स हैव प्रेफरेंसेस फॉर सेमेंटिक प्रोसेसिंग ओवर मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, ठीक है, कि लर्नर्स के पास प्रेफरेंस होते हैं कि वो लैंग्वेज को जब तक सीखेगा नहीं, उसको वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा, उसको जो है वो सेंटेंस का मीनिंग नहीं पता होगा, वो कभी भी लर्न नहीं कर सकेगा। पहला प्रिंसिपल यही है इनपुट का। जब आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आपने उसके ईच एंड एवरीथिंग को आपने जो है ना वो अंडरस्टैंड करना है, लर्न करना है। उसके बाद जैसे एग्जांपल है, वी ट्रैवल बाय ट्रेन यस्टरडे। अब इसमें जो ट्रैवल है, आपने जब तक लर्न नहीं किया होगा कि कौन से सेंटेंस में कौन सी जो है ना वो फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है, तो आप नहीं कभी भी जो है ना उसको लिख पाओगे, ठीक है। सेकेंड प्रिंसिपल क्या है, द लर्नर्स हैव अ प्रेफरेंस फॉर बिगनिंग एंड एंडिंग। अब लर्नर्स जो हैं वो ये भी चीज़ जो है ना वो लर्न करते हैं किस तरह से वर्ड को स्टार्ट करना है और किस तरह से वर्ड को एंड करना है, ठीक है। अब क्या है, इनटेक इन लाइट ऑफ इनपुट प्रोसेसिंग थ्योरी बाय बिल वॉन पैटर्न। अब इसमें क्या है, इनटेक यानी कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, किस तरह से आप उस चीज़ को प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। आप
किस तरह से प्रोसेसिंग कर रहे हो अपने एक्सपीरियंस की। फर्स्ट पॉइंट क्या है, लिंग्विस्टिक डाटा इज़ एक्चुअली प्रोसेस्ड फ्रॉम इनपुट। अब डाटा जो है वो आपको एज अ एक्सपीरियंस आप कर रहे हो हर चीज़ का, ठीक है। इट इज़ हेल्ड इन वर्किंग मेमोरी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ये एक तरह की वर्किंग मेमोरी है, इसको आप वर्किंग मेमोरी कहोगे क्योंकि आप इसको अपनी मेमोरी यानी कि ब्रेन में आप स्टोर कर रहे हो उस प्रोसेसिंग को, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे, इनपुट प्रोसेसिंग थ्योरी डज नॉट ऑफर अ कंप्लीट मॉडल ऑफ अ सक्सेसफुल प्रोसेसिंग इनपुट। उसके बाद फोर क्या है, इट ऑफर्स अ सेट ऑफ प्रिंसिपल। हमें इसमें जो है ना वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं। इट एक्सप्लेन्स द अपेरेंट फेलियर ऑफ लर्नर टू प्रोसेस द इनपुट। अब हमें जो है वो एक्सप्लेन किया होता है कि आपके अंदर ये एरर्स हैं, ये आप फेलियर हो, ठीक है, यानी कि आपके अंदर ये मिस्टेक्स हैं, ये एरर्स हैं, तो उसके बारे में भी हमें गाइड किया होता है। अब ऑटोनमस इंडक्शन थ्योरी बाय सुज़ैन कैरोल, अब ये क्या कहती हैं कि आप इनके अकॉर्डिंग जो है ना कंप्लीट एंड एम्बिशियस मॉडल के बारे में हमें गाइड करती हैं, जो हम ऑलरेडी प्रोसेस पढ़ चुके हैं। ये उससे आगे की बात करती हैं कि हमें ये एक कंप्लीट और एम्बिशियस मॉडल प्रोवाइड करती हैं, हमें ईच एंड एवरीथिंग बताने की कोशिश करती हैं और डीपर जाके, ठीक है। अब ये क्या कहती हैं कि फर्स्ट पे पॉइंट देख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज इन दी माइंड। हम किस तरह से लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइंड में, ठीक है। हमने लैंग्वेज को एक्सपीरियंस किया और फिर अपने माइंड में हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाउ द लैंग्वेज इज़ प्रोसेस्ड बोथ रिसेप्टिवली एंड प्रोडक्टिवली। लैंग्वेज किस तरह से प्रोसेस हो रही है रिसेप्टिवली, किस तरह से रिसीव हो रही है, किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, हाउ आवर मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज कैन बी चेंज्ड टू प्रोसेस द इन्वायरमेंटल लैंग्वेज वी इनकाउंटर। तो ये तीन चीज़ें हैं जो सुज़ैन कैरल हमें बताती हैं कि इस तरह से आप लैंग्वेज को जो है वो लर्न कर सकते हो या हमें थोड़ा बहुत आइडिया देती हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लेसन नंबर 22 की तरफ, इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच एंड सोशल कल्चरल थ्योरी। अब इसमें क्या है, आपकी जो है स्कोप आ जाएगा इंटरेक्शन का, ठीक है, आपकी अचीवमेंट आ जाएंगी, लिमिटेशंस आ जाएंगी, ठीक है, थ्योरी आ जाएगी अगेन लास्ट पे। तो यहाँ पे वन बाय वन करके हम लोग जो है ना वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट इंटरेक्शन हाइपोथेसिस हैव लेड टू वेरी एक्टिव strands and of empirical research. The first phase of research was inlined toward documenting phenomena of meaning negotiation. The second phase developed in the following ways. अब आप निगोशिएशन के थ्रू जो है ना फर्स्ट फेज़ को देखते हो, ठीक है। सेकेंड फेज़ आपको इन वेज के थ्रू जो है वो देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इन शॉर्ट इसका स्कोप अगर मैं आपको बताऊं, स्कोप क्या है इसका इंटरेक्शन का, कि आपको पॉइंट्स बताए गए हैं, ठीक है। स्कोप में आपको पॉइंट्स बताए गए हैं कि कौन से पॉइंट्स को यूज़ करके आप इंटरेक्शन को बेटर कर सकते हो, अपनी लर्निंग को बेटर कर सकते हो, ठीक है। रिलेटिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, अब इसमें आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। जब तक आप इन्वायरमेंट में जो है ना यूज़ नहीं करोगे लैंग्वेज को बताओगे नहीं कि हमें इतनी लैंग्वेज जो है वो आती है या हमारे ये मिस्टेक्स हैं, ये एरर हैं, तो आप जो है वो लैंग्वेज को नहीं सीख सकते हो। सेकंड पे क्या है, इंटरेस्ट इन सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एविडेंस। अब इंटरेस्ट आपका आ जाता है नेगेटिव एविडेंस का, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब तक आपको अपने नेगेटिव एविडेंस के बारे में नहीं पता होगा, आप कभी भी जो है वो नहीं सीख पाओगे, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज अटेंशन टू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, ठीक है, आपकी इसमें अटेंशन आ जाती है बेसिकली। उसके बाद आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, ठीक है, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं। नेटिव स्पीकर में नॉन नेटिव स्पीकर्स इंटरलोकेटर्स कैन एंड विल वर्क एक्टिवली टू अचीव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ये पॉइंट्स एज इट इज़ आपने याद करने हैं, ये आपने एज इट इज़ जो है ना यहाँ से पढ़ लेने हैं। लिमिटेशंस क्या हैं, डाटा एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि आपकी लिमिटेशंस आपको बताई गई हैं कि डाटा आपका एप्लीकेबल नहीं है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन है, ठीक है, आपके पेरेंट्स आपको गाइड कर रहे होते हैं कि ये चीज़ आपने जो एक्सपीरियंस की है, अंडरस्टैंड की है, वो ठीक नहीं है, ठीक है, पेरेंट्स आपको गाइड कर रहे होते हैं जब आप इंटरेक्शन करते हो, ठीक है। फिर क्या वो कहते हैं कि अदर कल्चर या क्लासेस के जो लोग हैं वो चिल्ड्रन से डिफरेंटली, जैसे पेरेंट्स उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो उनसे डिफरेंटली उनके साथ बोल रहे होते हैं या कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बट स्टिल एक्वायर फ्लुएंट स्पीच, लेकिन फिर भी वो जो है ना अचीव कर लेते हैं, फ्लुएंट स्पीच को सीख जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर बात की है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। अब इसमें क्या है, दी थ्योरिस्ट हु एडवोकेट दिस पर्सपेक्टिव व्यू,
थ्योरिस्ट जो है वो एडवोकेट करते हैं इस पर्सपेक्टिव, ये जो व्यू है लैंग्वेज लर्निंग का, इन एसेंशियली सोशल टर्म्स, ये सोशल टर्म्स में आपको देखने को मिलता है। अब सोशल टर्म क्या है? सोसाइटी में रह के आप किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हो, किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो, और इसका मेन फोकस आपकी लर्निंग के ऊपर होता है, ठीक है, कि किस तरह से आप कितना लर्न कर रहे हो, किस तरह आप जो है ना एक्सपीरियंस कर रहे हो चीज़ों की, ठीक है। तो ये सोसाइटी से रिलेटेड है कि सोसाइटी में आप किस तरह से इंटरेक्शन करते हो, कम्युनिकेट करते हो। और सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई कि इसका फोकस लर्निंग के ऊपर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, मेडिएटेड प्रोसेस। अब मेडिएटेड प्रोसेस क्या है? ये एक तरह का एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज किस चीज़ की? कि आप ब्रेन में किस तरह से जो है ना चीज़ों को याद कर रहे हो या रख रहे हो, उस चीज़ की एक्सरसाइज है, ठीक है। थ्रू दी आस्किंग ऑफ गुड क्वेश्चंस, ठीक है। आप अपने ब्रेन में किस तरह से एक चीज़ रख रहे हो, उसकी एक्सरसाइज कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, और फिर जाके एक अच्छा जो है ना एक अच्छी लैंग्वेज को सीख रहे हो आप, उसको मेडिएटेड प्रोसेस कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है? दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन फेस टू फेस इंटरेक्शन। तो ये क्या है? मेडिएटेड जो है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन है, ठीक है। ये डिपेंड करता है फेस टू फेस इंटरेक्शन पे एंड शेयर्ड प्रोसेसेस पे। जब तक आप फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं करोगे, आप कभी भी जो है वो अच्छी एक्सरसाइज या ब्रेन को अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर सकोगे। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी होंगी। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं आया, ठीक है। ये पैराग्राफ्स बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखे हुए हैं और बहुत सारा मटेरियल है इसमें जो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। आप उसको याद नहीं कर पाओगे, आपकी ज़ाहिरी बात है, इतनी चीज़ें आपका पढ़ना, उसको माइंड में स्टोर करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसीलिए मैंने आपको कंसेप्ट देने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको सारा कुछ अंडरस्टैंड मैंने कर दिया होगा। बातें हर टॉपिक में वही रिपीट हुई हैं, बस जो नई चीज़ है वो आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। और बहुत ईजी है, ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आई होप कि आप जब इसको सुनोगे वीडियो को, आपको सारा समझ में आ जाएगा। फिर जब आप नोट्स में रीड करोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा और माइंड में बैठना शुरू हो जाएगा हर चीज़। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।